Hello everyone. So in today's class we are going to discuss about the Mauryan period. So हमने लास्ट क्लास में जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो लास्ट रूलर थे धनानंद नंदा डायनेस्टी के जो रूलर थे उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने मारने के बाद मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करते हैं कि जो मौर्यन पीरियड है उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो उसके बहुत सारे सोर्सेस हैं। एग्जाम्पल लिटरेरी सोर्स है या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। तो अगर हम लिटरेरी सोर्स की बात करें तो लिटरेरी सोर्स जो है वो हमें बताता है अबाउट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मॉडर्न पीरियड, कि मॉडर्न पीरियड के टाइम पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। मेगास्थनीज की इंडिका बुक में भी हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में पता चलता है, जो हमें बताती है कि मौर्यास जो थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, या फिर जो वहाँ पे कास्ट सिस्टम कैसी थी, या और उन्होंने बताया कि जो उस टाइम पे स्लेवरी और यूजुअली मीन्स की सूदखोरी, मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं ना, जो आज के टाइम पर भी हैं, जो लार्ज इंटरेस्ट में लोन पे पैसे प्रोवाइड करते हैं। तो उस टाइम पे इन्होंने बताया कि इस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, स्लेवरी भी नहीं थी और यूजुअली भी नहीं थी। विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षसा बुक है उसमें भी मौर्य पीरियड के बारे में बताया गया है। हालांकि ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखी गई थी, बट इसमें बताया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की असिस्टेंस से ओवरथ्रोन किया था नंदास रूलर को, यानी कि धनानंद को। और इसमें ये भी बताया गया है कि भाई उस टाइम पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। पुराण्स में भी मौर्य पीरियड के बारे में बताया गया है। अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो जातका स्टोरीज जो होती थी उसमें भी मौर्य पीरियड के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताया गया है। और जो सिलोनीस थे, यानी कि जो आज का श्रीलंका है, उसके जो बुद्धिस्ट क्रोनोलॉजिकल पाए जाते हैं वहाँ पे, जैसे कि दीपावामसा हो गया और महावामसा हो गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम है। इसमें बताया गया है कि कैसे जो अशोक है उन्होंने बुद्धिज्म को फ्लरिश किया था या फिर स्प्रेड किया था श्रीलंका के अंदर। सॉरी। और जो तिब्बत बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल दिव्या वादना, उसमें भी अशोका के बारे में बताया गया है। तो अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो इसमें इंस्क्रिप्शंस हो गई, एडिक्ट्स हो गए। इंस्क्रिप्शन लाइक इसको हिंदी में बोलते हैं शिलालेख, यानी कि किसी चीज पे कुछ लिखना, फॉर एग्जांपल रॉक के ऊपर लिखना। तो रॉक एडिक्ट हो गए, पिलर एडिक्ट हो गए, केव इंस्क्रिप्शंस हो गई। तो एग्जाम्पल के तौर पे 12 बार केव जो है बिहार के अंदर, उसमें अशोक के टॉलरेंस के बारे में बताया गया है कि वो कैसे, वो कितने टॉलरेटेबल पर्सन थे। अगर हम बात करते हैं कि इन एडिक्ट्स की, कि किसने इनको डेसिफर किया था, तो जेम्स प्रिंसिप ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने 1837 में डेसिफर किया था अशोकन एडिक्ट को। अगर हम अदर इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस, जो कि रुद्रदमन सॉरी के बारे में, रूलर जो है उसके बारे में बताया है। सोहगोरा कॉपर इंस्क्रिप्शन, जिसमें जो कि यूपी में है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक है महास्थान इंस्क्रिप्शन जो कि बांग्लादेश के अंदर है। तो ऐसे बहुत सारी इंस्क्रिप्शन हैं जिसमें मौर्यन पीरियड के बारे में बताया गया है। अगर हम मटेरियल रिमेन्स की बात करें तो एक वुडन पैलेस मिला है जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का थी। और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिली है, ये एक पॉटरी है जिसमें सामान वामान रखा जाता था, इस टाइम पे मिली है ये। सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क्ड कॉइन भी मिले हैं, तो इस टाइम पे कॉइन्स वगैरह भी मिले हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि इसके ओरिजिन ऑफ मौर्यास, तो इसमें मतलब कंट्रोवर्सी है कि जो मौर्य पीरियड्स मौर्यंस थे वो कहाँ से आए हैं या फिर कौन सी क्लैन से बिलोंग करते हैं। बट
जो अगर हम बात करें कि मौर्यन जो थे वो मौर्य मौर्य ट्राइब से बिलोंग करते थे। ये तो श्योर है कि वो मौर्य ट्राइब से बिलोंग करते थे, बट वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे ये कंट्रोवर्शियल है, बट कि वो लो कास्ट से बिलोंग करते थे ये सही है। तो जो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने जो मौर्यन डायनेस्टी है उसको एस्टेब्लिश किया वो है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने धनानंद रूलर थे उनको डिथ्रोन किया और पाटलिपुत्र को ऑक्यूपाइड करने के बाद मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। और ये कौटिल्य जिसको हम चाणक्य के नाम से पुकारते हैं उनकी हेल्प से किया था। ही डिफीटेड सेलेक्शस निकेटर हु सरेंडर्ड अ वास्ट टेरिटरी। तो इन्होंने इनको डिफीट किया था। और जो सेलेक्शस निकेटर थे बाद में इनके जो संबंध थे चाणक्य उसके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अच्छे हो गए थे। और तो इसी वजह से इन्होंने मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका बुक लिखी थी जो ग्रीक एम्बेसडर थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीज को भेजा एज अ एम्बेसडर। बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन बन गए, यानी कि उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। और इस टाइम पे क्या हुआ था कि पाटलिपुत्र या बिहार वाले एरिया में फेमाइन आ गया था, तो उससे बचने के लिए ये कर्नाटका में जो जैन जैन थे जैन फॉलोअर थे बाबा उनके साथ कर्नाटका में शिफ्ट हो गए और वहीं पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। जो कि एक उनकी जो जैनिज्म धर्म में एक ट्रेडिशन होती है साले खाना कि लास्ट में वो अपने सारे जो खाना पीना है मतलब थोड़ा थोड़ा खाना पीना छोड़ देते हैं और फिर अपनी अंतिम सांस लेते हैं। तो अंडर चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट टाइम होल ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज यूनाइटेड। जो नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन है वो सारा यूनाइट फर्स्ट टाइम पे हुआ था। ट्रेड जो थी वो फ्लरिश होने लगी इस टाइम पे, क्योंकि अब ये था कॉइन सिस्टम भी चल गया था, बार्टर सिस्टम पहले तो बार्टर सिस्टम होता था, अब कॉइन्स वगैरह बनने स्टार्ट हो गए थे, तो कॉइन्स का यूज होने लगा ट्रेड में। और एग्रीकल्चर जो थी वो अच्छे से रेगुलेट होना स्टार्ट हो गई। वेट एंड मेजर्स का यूज किया जाता था स्टैंडर्ड वे में, और हमें पता है जैसे कि मनी केम इनटू यूज। जो नेक्स्ट रूलर थे वो थे बिंदुसार, जिनका टाइम पीरियड है 298 बीसी से 273 बीसी। हालांकि ये कुछ में अलग गिवन होगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो 200 से 273 के टाइम पीरियड पे थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार। इस टाइम पे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो थी, इस पे जो एम्बेसडर थे ग्रीक एम्बेसडर थे जिनका नाम था डायमासिस। ही वॉज इंटरेस्टेड इन आजीविका सेट। जैसे वो जो इनके फादर थे वो जैनिज्म धर्म को मानते थे, यहाँ पे ये आजीविका सेट को मानते हैं। नेक्स्ट रूलर जो है अशोका, ये इंपॉर्टेंट है। इनका टाइम पीरियड है 273 बीसी से 232 बीसी। ही गेट थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स स्प्रेड दिशा। इन्होंने क्या करा था कि अपने जो 99 ब्रदर्स थे उनको मारने के बाद जो गद्दी थी वो हासिल की, बट उन्होंने जो लास्ट इनके ब्रदर थे तीसा उनको छोड़ दिया था। अंडर अशोका द मौर्यन एम्पायर रीच इट क्लाइमेक्स। अगर ज़्यादा एक्सपेंशन की बात करें तो ये अशोका के टाइम पे ही था कि जो मौर्यन एम्पायर था वो अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच गया था। इसके बाद वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाया था और डिक्लाइन होना उसका स्टार्ट हो गया था। He fought the Kalinga War in 261 BC, and after that Barbarossa was replaced by Dharmdose। तो उन्होंने जो लास्ट लड़ाई थी वो कलिंगा में की थी 261 बीसी में, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया बेरीगोसा को धर्मगोसा। अब वो धर्म के अनुयायी बन चुके थे और लड़ाई झगड़ा वगैरह उन्होंने छोड़ दिया था। ही सेंट मिशनरी टू सिलोन सुवर्णभूमि साउथ ईस्ट एशिया। सिलोन जो आज का श्रीलंका है
और स्वर्ण भूमि जो कि मैनयूर है। तो इन्होंने बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म के डिसीपल थे और इन्होंने बुद्धिज्म को फैलाने में, स्प्रेड करने में अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। इन्होंने अपनी मिशनरीज भेजे थे सिलोन के अंदर, स्वर्ण भूमि के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, लाइक इंडोनेशिया, जकार्ता। अदर नेम ऑफ अशोका, ये पूछे जा सकते हैं कि अशोका के जो अदर नेम थे वो क्या है, जैसे कि देव नाम प्रिय, बिलव्ड टू गॉड, यानी कि गॉड के प्रिय, या पियादासी बोल सकते हैं। जो लास्ट मॉडर्न रूलर थे वो थे बृहद्रथ, जिनको उन्हीं के कमांडर इन चीफ ने, उनका नाम था पुष्यमित्र सुंगा, इन्होंने बृहद्रथ को मार दिया था और सुंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी। तो अगर हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इस टाइम पे सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी, यानी कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि जो पावर थी वो कंसंट्रेशन थी किंग के हाथों में, और ये वन ऑफ द रीजन था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का या मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन का। इसमें सप्तांग थ्योरी दी गई है, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक जो है उसमें सप्तांग थ्योरी का वर्णन किया गया है, जिसमें 7 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, 7 डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें था कि पहले तो राजा होते हैं जो कि किंग है, या अमात्या जो कि सेक्रेटरीज थे उस टाइम के, आज भी होते हैं ना सेंट्रल सेक्रेटरी वगैरह, जो स्टेट में जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। जनपद, टेरिटरी, जनपद बोलते हैं ना, टेरिटरी को बोलते हैं। दुर्ग, फोर्ट को बोलते हैं, किले वगैरह। कोर्स यानी कि ट्रेजर। सेना, आर्मी। मित्र, फ्रेंड। तो अगर हम आर्मी की बात करें तो इस टाइम पे ह्यूज आर्मी थी, यहाँ पे ये ह्यूज आर्मी मेंटेन करते थे, कोई लड़ाई झगड़े भी हुए थे अशोका के से पहले, अशोका के टाइम तक। और इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने एस्टेब्लिश किया तो आर्मी की हेल्प के थ्रू ही किया होगा। ऑल्सो मेंटेन नेवी, इस टाइम पे ये नेवी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तभी तो ये बुद्धिज्म को फ्लरिश कर पाए साउथ ईस्ट एशिया में भी। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो आर्मी के अंदर इन्फेंट्री थी, ठीक है, आर्मी वगैरह होती, लोग होते हैं जिसमें कैवलरी होगी, एलिफेंट्स वगैरह हो गए, चैरियट्स वगैरह हो गए, घोड़े वगैरह, एलिफेंट्स वगैरह। नेवी ट्रांसपोर्ट, तो ये आर्मी के अंदर ये डिपार्टमेंट्स थे। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट, इस टाइम पे पीजेंट से यानी फार्मर से टैक्स कलेक्ट किया जाता था 1/4 या फिर 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, डिपेंड था कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर सरप्लस में है किस होता है, कितना होता है, तो उसके हिसाब से 1/4 या 1/6 ऑफ प्रोड्यूस का टैक्स कलेक्ट किया जाता था। इस टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई। अब इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो वाटर टैक्स भी चार्ज करते थे। स्टेट इंजॉय मोनोपोली, स्टेट के पास मोनोपोली थी, यानी कि स्टेट ही उससे रिलेटेड काम कर सकते थे। किस किस क्षेत्र में, माइनिंग में, फॉरेस्ट में, सॉल्ट में, सेल ऑफ लिकर, मैन्युफैक्चरर ऑफ आर्म्स। ठीक है, आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आर्म्स में, माइनिंग में मोनोपोली होती है। इम्पोर्टेंट पोर्ट्स इस टाइम पे थे क्योंकि नेवी मेंटेन की थी और पोर्ट्स वगैरह ट्रेड अच्छा खासा था, तो उस टाइम पे तो पोर्ट्स की जरूरत तो पड़ेगी। तो कौन कौन से पोर्ट्स थे, बैरूच हो गया, एंड सुप्रा जो कि वेस्टर्न कोस्ट में है, आज के गुजरात साइड। ताम्रलिप्ति जो कि आज के बंगाल में है, ईस्टर्न कोस्ट पे। अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो ज़्यादा रिजिड नहीं थी कि भाई वर्ण सिस्टम को लेके कि भाई ये कास्ट वगैरह, इतनी ज़्यादा रिजिड नहीं थी, ऐसा कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र बुक में बताया है। मेगास्थनीज ने भी बताया that Indian society was divided into 7 क्लास, ऑलरेडी बताया था कि 7 क्लास में मेगास्थनीज ने सोसाइटी को डिवाइड किया है, जैसे कि फिलोसफर्स थे उस टाइम पे, फार्मर्स थे, सोल्जर्स थे, हर्ट्समैन थे, आर्टिसंस थे, मैजिस्ट्रेट्स थे और काउंटर्स थे। तो ये उस टाइम की सोसाइटी थी, इस टाइप से डिवाइड थी। मेगास्थनीज ने बताया कि he said that there were no slavery in India,
उन्होंने बताया कि स्लेवरी नहीं थी इस टाइम पे, बट ऐसा नहीं था। जो मॉडर्न एम्पायर था उस टाइम पे स्लेवरी को एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के तौर पे बना दिया गया, जिससे जो मेगास्थनीज को पता ही नहीं चला कि स्लेवरी एग्जिस्ट करती है या नहीं, उस टाइम पे करती थी या नहीं थी। और जो वीमेन थी उस टाइम पे, उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी थी पहले के मुकाबले। अगर हम बात करें कॉजेज फॉर डिक्लाइन की, मॉडर्न एम्पायर जो है उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, तो पहले मैं भी बता चुकी हूँ मैं कि हाईली सेंट्रलाइज्ड आर्म एडमिनिस्ट्रेशन था, किंग के हाथ में ही सारी डिसीजन लेने की पावर थी। पैसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोका, अशोक ने भी फाइट करना बंद कर दिया, अपने जो टेरिटरी थी उनको एक्सपेंड करना बंद कर दिया, तो इसका भी इस ये भी एक मेन रीजन था डिक्लाइन का। ब्राह्मणिकल रिएक्शन, क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे, अब ये था कि जो अशोका थे वो बुद्धिज्म को और सेक्युलर जो स्टेट था उसको प्रमोट कर रहे थे, तो इस वजह से ब्राह्मणिकल जो ब्राह्मण्स थे वो भी इनसे डिसअपॉइंटेड थे। द पार्टीशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर, बाद में अशोका के बाद में जो मॉडर्न एम्पायर था वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। और एक ये था कि वीक लेटर मॉडर्न इकोनॉमी, जो इकोनॉमी भी है वो उनकी वीक होनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये रीजन थे मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन होने के। सो तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।